I'm a rider, provider, bring the heat, girl, I will bring the fire. And my name keeps going worldwide, so my job is to satisfy ya. हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेजर पॉइंट डॉटनेट फ्रेमवर्क का। डॉटनेट फ्रेमवर्क को कम्प्लीटली समझने के लिए CLR को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। CLR की जो फुल फॉर्म है वो आप देख पा रहे हैं, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम से आप इसके नाम से ही इसको समझ सकते हैं कि रन टाइम पर, इट मीन्स एग्जीक्यूशन टाइम पर जो मैनेजमेंट एक्टिविटी होगी वो CLR परफॉर्म करता है। तो बेसिकली इसकी जो एक कॉमन डेफिनेशन हो सकती है, जो एक जनरल डेफिनेशन हो सकती है, वो कुछ इस तरह से हो सकती है कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉटनेट प्रोग्राम। तो CLR जो होता है वो ओवरऑल मैनेजमेंट, डॉटनेट प्रोग्राम के ओवरऑल मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आप ध्यान दीजिए कि मैंने यहाँ पर डॉटनेट प्रोग्राम लिखा है, जबकि मैंने अपने पहले वाले वीडियो में ये कहा था कि डॉटनेट फ्रेमवर्क जो होता है वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है। वहाँ पर काफ़ी सारी डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आकर के वर्क करती हैं और डेवलपिंग में हेल्प करती है, राइट। तो डॉटनेट प्रोग्राम एक्चुअली में क्या है? आप लोग कहेंगे भाई वो जो एक कोड बनने के बाद आता है वो तो होता है सोर्स कोड, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको डॉटनेट प्रोग्राम बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? आइए इसको समझते हैं। डॉटनेट में कुछ मेजर पॉइंट्स होते हैं जिसको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें CLR को समझना है तो CLR के कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जिनको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला होता है MSIL या फिर CIL। MSIL होता है माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज और CIL होता है कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज, जो कि दोनों ही एक ही चीज़ को डिनोट कर रहे हैं, लेकिन ये दो नाम हैं। माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज या फिर कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज एक्चुअली होता क्या है कि जो भी सोर्स कोड एक प्रोग्राम बनाता है, जो ओरिजिनल लैंग्वेज जो यूज़ होकर के सोर्स कोड बना है, वो सोर्स कोड कन्वर्ट किया जाता है MSIL या CIL में, ताकि डॉटनेट का जो कंपाइलर है, डॉटनेट का जो सिस्टम है, वो उसको अच्छे से समझ सकें। क्योंकि इतनी सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स और ये सारी चीज़ें तो बनेगी नहीं। तो इसलिए ये एक स्टैंडर्ड बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट ने, MSIL। सेकंड होता है CLS, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन का काम ये होता है कि जो MSIL फाइल है, जो स्टैंडर्ड फाइल है, उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता लगाना। मतलब जिस तरह से हमारी C++ की अगर हम लोग बात करें, या C या C++ की बात करें, तो उसमें हर एक स्टेटमेंट के बाद में सेमीकोलन आता है, तो इससे कहते हैं रेगुलेशन, मतलब ये होना चाहिए कोड के अंदर। इसी तरह से MSIL या CIL जो कन्वर्टेड कोड होता है, इसमें इस तरह के रेगुलेशंस को चेक करने के लिए CLS काम करता है। CLS इस तरह के रेगुलेशंस को चेक करता है और फाइल को आगे पास करता है। देन अपने पास आती है बात CTS की। CTS होता है कॉमन टाइप सिस्टम। कॉमन टाइप सिस्टम क्या करता है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास एक अलग डेटा टाइप होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें C# और इसकी अपनी, अगर हम लोग बात करें C# और VB की, तो C# में जो डेटा टाइप है इंट के लिए, उसे हम लोग इंट बोलते हैं, और इसके अंदर हम लोग बोलते हैं इंटीजर। तो क्योंकि इन दोनों के डिनोट करने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है, तो एक कॉमन कंपाइलर इस चीज़ को कैसे समझ पाएगा? तो इसके लिए ये होता है CLS, मतलब कॉमन टाइप सिस्टम, जो कि क्या करता है कि इन दोनों ही चीज़ों को आपस में मर्ज करके एक कॉमन सिस्टम बनाता है, जो कि MSIL फॉलो करता है। कॉमन सिस्टम बनाता है जिसमें ये int 32 को लिख देता है, int 32। अब ये MSIL फॉर्मेट में int 32 हो जाता है और ये इसको ईजीली समझ पाता है। तो कॉमन टाइप सिस्टम का क्या काम है? कॉमन टाइप सिस्टम का काम है जो लैंग्वेज है उसके अंदर के डेटा टाइप्स को समझना और उन्हें इवेल्युएट करना। देन अपने पास टर्म आती है GC, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी प्रोग्राम की स्पीड को इंक्रीज़ करने में,
क्योंकि गार्बेज कलेक्टर बेसिकली एक ये चीज़ है कि हम एक प्रोग्राम के अंदर काफ़ी सारे वेरिएबल्स होते हैं, काफ़ी सारे रिसोर्सेज को हम लोग ऑक्यूपाई करते हैं। तो ये जो गार्बेज कलेक्टर है वो उस रिसोर्सेज को फ्री करने में काम आता है, मतलब मेमोरी मैनेजमेंट के काम आता है। गार्बेज कलेक्टर हर उस वेरिएबल और हर उस रिसोर्स को फ्री कर देता है जो कि यूटिलाइज नहीं होगा आगे प्रोग्राम में, ताकि प्रोग्राम की जो स्पीड है वो बढ़ सके। अभी यहाँ तक का जो पूरा का पूरा काम था वो MSIL में हो रहा था, जो कि माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज है। लेकिन क्योंकि आगे हम लोगों को उसे एक कोड बनाना है, रनेबल एग्जीक्यूटेबल कोड, तो इसलिए अब JIT काम आता है, जो कि होता है जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जो कि उस MSIL फाइल को नेटिव कोड या फिर मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में चेंज करता है ताकि उसको एग्जीक्यूट किया जा सके आगे। हम लोगों ने नीचे पूरा एक प्रोसेस समझा रखा है कि जैसे सोर्स कोड जो सबसे पहले जनरेट होता है एक कोडिंग लैंग्वेज के यूज़ से, वो होता है सोर्स कोड। .NET जो होता है वो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अलग सा कंपाइलर प्रोवाइड करता है। अगर VB के लिए है तो उसका एक अलग कंपाइलर होगा, अगर C# है तो उसका एक अलग कंपाइलर होगा, और वो सारे कंपाइलर एक ही काम करते हैं, उन वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्टैंडर्ड्स को MSIL में चेंज करते हैं। CLS जैसे कि मैंने पहले बताया कि रेगुलेशंस को देखते हैं, चेक करते हैं कि कहीं पर रेगुलेशंस फॉलो नहीं हो रहे हैं तो फिर वहाँ पर एरर बताते हैं और रेगुलेशंस को ठीक करते हैं। CTS जो होता है वो डेटा टाइप पर डिपेंड करता है, वो डेटा टाइप को चेक करता है कि डेटा टाइप सही है कि नहीं है। GC क्या करता है कि वो मेमोरी मैनेजमेंट के काम आता है, वो फ्री कर देता है उन रिसोर्सेज या उन वेरिएबल्स की मेमोरी को जो कि आगे प्रोग्राम में यूटिलाइज नहीं होंगे। JIT क्या करता है कि JIT जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है, जो कि MSIL कोड को, मैनेज्ड कोड को कन्वर्ट कर देता है नेटिव कोड में या फिर मशीन कोड के अंदर। CLR को जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये सारे के सारे पॉइंट्स CLR की पूरी एक्टिविटीज़ को समझाते हैं और काफ़ी तरीके से समझा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही गाइस। आज हम लोगों ने CLR पढ़ लिया है, आगे और हम लोग काफ़ी सारे वीडियोस इस पर बनाएंगे। थैंक यू सो मच।